भरी जवानी में विधवा हो जाना और उस पर समाज के ताने कि ये तो अभागन है, शादी के 3 साल हुए नहीं कि पति को खा गई, ये सब बर्दाश्त करना कितना मुश्किल होता है। दर्द के मारे कलेजा फटने लगता है, लेकिन रूपाली सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। वो मुंह से आह तक नहीं निकालती, सिर्फ इसीलिए कि वो इन दिनों गर्भवती थी। लेकिन ये बात किसे बताए? रूपाली की सास गोमती बोली, रजत को गए 1 महीना हो गया, आखिर मैं कब तक तुझे बनाकर खिलाऊंगी? बेटा तो मैंने भी खोया है, दुख तो मुझे भी है। बहुत हो गया, अब खड़ी हो और कुएं से पानी भर कर लिया। न जाने कौन से मनहूस कदम लेकर आई थी जो मेरा बेटा दुनिया छोड़कर चला गया। रूपाली ने अपनी भरी हुई आंखें दुपट्टे से पोंछ ली और खड़ा उठाकर चुपचाप कुएं की तरफ चलती। मन में नरगिस की फिल्म के वो बोल याद आ रहे थे, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। कुछ दूर ही चली थी कि वह चक्कर खाकर गिर पड़ी और सर से घड़ा गिरकर फूट गया। कुछ औरतें बोली, अरे वो देखो, रजत की बहू बेहोश हो गई। बेचारे के पति को मरे हुए अभी दिन ही कितने हुए थे कि उसे पानी भरने भेज दिया। अरे भाई कोई मदद करो, इसे इसके घर तक पहुंचा दो। 1-2 मोहल्ले के आदमी उसे उठाकर घर ले गए। गोमती ने डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने कहा, तुम्हारी बहू मां बनने वाली है, लेकिन शरीर में कमजोरी बहुत ज्यादा है। अगर ध्यान नहीं दिया गया तो मां और बच्चा दोनों को खतरा हो सकता है। ये सुनते ही गोमती की आंख भौं चढ़ गई। कुछ देर बाद डॉक्टर तो चला गया, लेकिन डॉक्टर के जाते ही वो रूपाली पर बरस गई। हाय रे मेरी किस्मत, मेरे तो भाग्य ही फूट गए। जब तक बेटे के साथ रही तब तक तो कुछ नहीं हुआ, और आज बेटे के मरते ही ये माँ बनने वाली है। न जाने ये किसका पाप है और मेरे बेटे का नाम दे रही है। रूपाली रोती हुई बोली, ऐसा मत कहिए माँ जी, ये आपके बेटे की निशानी है। इसे किसी और का पाप मत कहिए। मैं चरित्रहीन नहीं हूँ, मेरा विश्वास कीजिए माँ जी। खबरदार अगर इस बच्चे को मेरे बेटे का नाम देने की कोशिश की तो चल उठ, निकल यहाँ से। मुझे ऐसी कुलटा और मनहूस स्त्री की परछाई भी इस घर में नहीं चाहिए। माँ जी ऐसा मत कहिए, आपके बिना मुझे कौन समझेगा? ये आपका ही वारिस है, आपके बेटे का खून है। इस समय गोमती के सर पर खून सवार था। उसने ऐसी अवस्था में भी रूपाली को घर से निकाल दिया। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊंगी? अगर घर गई तो भाभी मुझे ताने देकर मार डालेंगी, और पिताजी वो तो मेरी ऐसी हालत देखते ही मर जाएंगे। वो अनजानी मंजिल की तरफ बढ़े जा रही थी। चलते चलते वो एक गांव में पहुंच गई। उसे चक्कर आने लगा और वो वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थकी हुई थी, इसीलिए उसे नींद आ गई और फिर कई घंटों बाद उसकी आंख खुली। ये मैं कहाँ आ गई? बहुत जोर से भूख लगी है, लेकिन यहाँ तो खेत और पेड़ पौधों के अलावा कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। तभी वहाँ बैलगाड़ी पर उसे कोई आता हुआ दिखाई दिया। वो रास्ता रोककर बोली, सुनो भाई साहब, मुझे बहुत भूख लगी है, कहीं आसपास में कुछ खाने को मिलेगा? वो आदमी अपनी पत्नी से बोला, अरे सुखिया, जो मेरे लिए खाना बांध कर लाई थी, इसे वही दे दो, बेचारी कोई गरीब लगती है। सुखिया ने उसे वो खाना दे दिया। रूपाली ने खाना खाया तो उसकी जान में जान आ गई और खाना खाकर वो फिर से वहीं पर लेट गई और सो गई। अगले दिन सुबह उसकी आंख खुली तो फिर से अपने बच्चे की चिंता सताने लगी। वो इधर उधर कोई काम ढूंढने निकली तो उसने देखा कि वहां से कुछ दूरी पर कुछ महिलाएं कोयले की खान में कोयला तोड़ रही हैं। वो वहां गई और वहां के मालिक रघुनाथ से पूछा, मालिक, क्या यहाँ मुझे कोई काम मिलेगा? यहाँ तो काम ही काम है, लेकिन ईमानदारी से करना होगा। तुम चाहो तो अभी से कर सकती हो। रूपाली बहुत खुश हुई और तुरंत काम में लग गई। अब वो दिन भर कोयला तोड़ती और रात में उसी पेड़ के नीचे जाकर सो जाती। इसी तरह 7 महीने बीत गए और एक दिन उसे प्रसव पीड़ा होने लगी। अपने साथ काम करने वाली महिलाओं की मदद से उसने एक चांद से बेटे को जन्म दिया। रूपाली बहुत खुश थी। उसे लगा कि जैसे अब उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे। रूपाली सोचने लगी, अब तक तो मैं अकेली थी तो रूखा सूखा खाकर पेड़ के नीचे रात गुजार लेती थी, लेकिन अब मेरा बेटा भी है। अब मुझे रहने के लिए एक छत चाहिए। इसीलिए उसने वही लकड़ियां काटकर एक झोपड़ी बना ली। अब वो अपने बेटे युवराज के साथ झोपड़ी में रहने लगी। 7 साल बाद। माँ, एक कहानी सुनाओ ना। अच्छा ठीक है, तुम आंख बंद करके लेटो, मैं कहानी सुनाती हूँ। एक बड़े से महल में एक राजकुमार रहता था। वो रोज शाम को सोने के रथ पर बैठकर टहलने के लिए जाता था। माँ, क्या सभी राजकुमारों के पास सोने का रथ होता है? हाँ बेटा, क्योंकि वो राजकुमार थे, उनके पास बहुत सारा पैसा होता था।
माँ, मैं भी बड़ा होकर राजकुमार बनूंगा और मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा। भगवान करे तुम बड़े होकर सचमुच राजकुमार बनो। लेकिन ये गरीबी के दिन आखिर कैसे खत्म होंगे? आखिर वो कब तक कोयले की खदान में कोयला तोड़ते रहेगी? जीवन जैसे कोयले जैसा ही हो गया था। रोशनी की कहीं उम्मीद नहीं थी। माँ, रोटी पर घी क्यों नहीं लगाया? ठंडी सब्जी मैं नहीं खाने वाला। नखरे तो देखो जैसे कहीं का राजकुमार हो। घी खत्म हो गया है, जैसे ही पैसे मिलेंगे मैं घी ले आऊंगी। और कभी ठंडा खाना भी खाना सीखो। माँ, शनिवार में मेरे स्कूल में फंक्शन है और मुझे राजकुमार बनाया गया है। मुझे राजकुमार की ड्रेस पहननी है। मुझे ड्रेस चाहिए। रूपाली को चिंता सताने लगी कि वो अपने बेटे को राजकुमार कैसे बनाएगी। उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो राजकुमार की पोशाक खरीद कर ला सके। उसने बहुत सोचा। आखिरकार उसने एक हल निकाल ही लिया। उसने अपने रेशमी दुपट्टे की धोती बनाकर उसे अपनी मोतियों की माला पहना दी। गले में डालने के लिए उसने माता की चुंदरी उतार ली। रूपाली हाथ जोड़ते हुए बोली, माँ, मुझे माफ करना। अपने बेटे को राजकुमार बनाने के लिए आज मुझे आपकी चुनरी उतारनी पड़ रही है। माँ, ये देखो, मैं सचमुच का राजकुमार बन गया। हाँ युवराज, आओ तुम्हें काला टीका लगा दूं, कहीं किसी की नजर ना लग जाए। समय गुजरता गया और युवराज के सपने परवान चढ़ते गए। एक रात जब माँ बेटे सो रहे थे, जोर से आंधी आई और तेज बरसात होने लगी। जब तक कि वह कुछ करती, झोपड़ी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। सारा सामान बारिश में बह गया। रूपाली युवराज को अपने आंचल में छुपाए हुए खड़ी रही। वो अपने बेटे के सिवाय कुछ नहीं बचा पाई। एक बार फिर से भगवान ने हमसे सब कुछ छीन लिया। अब मैं क्या करूंगी? माँ, अब हम कहाँ रहेंगे? रूपाली को समझ नहीं आया कि वो क्या करे। वो रघुनाथ के पास गई और सर छुपाने के लिए आसरा मांगा। ठीक है, इंतजाम हो जाएगा। मेरे यहाँ और भी बहुत से मजदूर किराए पर रहते हैं, तुम भी रह लेना, मगर किराया तुम्हारी पगार से कटेगा। उसकी बात मानने के अलावा रूपाली के पास और कोई रास्ता नहीं था। वो वहीं एक किराए पर कमरा लेकर रहने लगी। युवराज ने जब अपनी माँ को कोयला तोड़ते देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। माँ, आप मुझे पढ़ाने के लिए ही इतनी मेहनत करती हो। मुझे बड़ा होने दो, फिर मैं आपको कोई काम नहीं करने दूंगा। समय कोयले की खदान में ही गुजरता जा रहा था। युवराज बड़ा हो गया। उसने 12वीं की परीक्षा पास कर ली। अब उसे नौकरी चाहिए थी ताकि उसकी माँ अब कोयला तोड़ना बंद कर दे और एक अच्छी जिंदगी जिए। उसके मन में दूसरों के लिए दया थी। वो किसी के साथ अन्याय होते नहीं देख सकता था। लोग उसके पास अपनी छोटी मोटी समस्याओं को लेकर आते थे, जिनका वह चुटकियों में समाधान कर देता था। एक बार उसने वहां से निकलते हुए देखा कि लक्ष्मी काकी रो रही है। अरे काकी, आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ? क्या बताऊं युवराज, जब से तुम्हारे काका का हाथ कटा है तब से सरपंच जी का बहुत कर्जा हो गया है। उसने कहा है कि अगर 1 सप्ताह में कर्ज नहीं चुकाया तो मेरी बेटी को उठा कर ले जाएंगे। ऐसे कैसे ले जाएंगे? बहन बेटियों की क्या कोई इज्जत नहीं है? अपने रहते मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। और सरपंच के पास जाकर कहो कि नहीं देती मैं ब्याज का पैसा, और खबरदार अगर माधुरी की तरफ आंख उठाकर देखा तो। नहीं नहीं, मुझ में सरपंच से ये कहने की हिम्मत नहीं है। काकी डरो मत, मैं वहीं रहूंगा। जो भी होगा मैं संभाल लूंगा। आप जाओ तो सही। युवराज की बात सुनकर लक्ष्मी सरपंच के पास चली गई और एक सांस में वो सारी बातें कह दी जो युवराज ने कही थी। अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत कि मेरा ब्याज देने से मना करे? तो ठीक है, अब देख मैं क्या करता हूँ। रिया, जाओ इसकी बेटी को उठा लाओ। जब तक मैं उसकी बेटी का मुंह काला नहीं करूंगा तब तक ये मेरा पैसा नहीं लौटाएगी। सरपंच नहीं जानता था कि युवराज पुलिस वालों के साथ पीछे खड़ा होकर सारी बातें सुन रहा है। अवैध वसूली और बेटी को अपहरण करने की धमकी देने के जुर्म में पुलिस ने सरपंच को गिरफ्तार कर लिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई युवराज। मैं लक्ष्मी का सारा कर्ज माफ करता हूँ। ना मुझे ब्याज चाहिए ना मूल, लेकिन पुलिस से कह दो कि मुझे छोड़ दे। लेकिन पुलिस वालों ने उसकी एक ना सुनी और उसे उठाकर ले गए। लक्ष्मी युवराज के पैरों में गिरकर रोने लगी और बोली, तुम इंसान नहीं मसीहा हो बेटा। आज तुमने मेरी बेटी की इज्जत बचा ली। चारों तरफ लोग जमा हो गए और युवराज युवराज के नारे लगाने लगे। रूपाली को आज अपना बेटा सचमुच का राजकुमार दिखाई दे रहा था। युवराज ने शुरू से ही संघर्ष देखा था, इसीलिए वो दूसरों की तकलीफ समझता था। वो लोगों की मदद करते करते उनका राजकुमार, उनका मसीहा बन गया। बेटा, लगता है मैंने तुम्हें पाकर जहां भर की दौलत पाली है। जब लोग कहते हैं कि देखो वो युवराज की माँ जा रही है, तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। माँ,
तुम्हारे आंसुओं को फूल बनाकर तुम्हारे कदमों में बिछाना चाहता हूं। मेरा सौभाग्य है जो मैंने आपकी कोख से जन्म लिया। रूपाली अब भी कोयले की खदान में ही काम करती थी। उसका सपना था कि उसका बेटा पुलिस ऑफिसर बन जाए ताकि वो समाज में बढ़ रही बुराइयों से लड़ सके। और एक दिन उसका ये सपना पूरा हुआ। युवराज की भर्ती एसआई की पोस्ट पर हो गई और पूरा गांव बधाई देने के लिए टूट कर पड़ा। लोगों ने उसे फूल माला पहनाई। पहले मैं अपने तरीके से आप लोगों की मदद करता रहा, लेकिन अब मुझे यह वर्दी पहनकर आप सबकी सेवा करने का मौका मिला है। आपका युवराज हमेशा आपकी सेवा में हाजिर रहेगा। ये सुनकर सबने तालियां बजाई और युवराज को गोद में उठा लिया। वास्तव में आज एक गरीब का बेटा सचमुच का राजकुमार बन चुका था। कस्तूरी का पति ट्रक चलाता था। एक बार ज्यादा लोड के कारण ट्रक पलट गया और उसमें दबकर उसके पति की मौत हो गई। ट्रक क्या पलटा, कस्तूरी की किस्मत ही पलट गई। मालिक ने कोई मुआवजा नहीं दिया। बदले में 3 महीने का एडवांस बताकर 15,000 और वसूल लिए। अब बेचारी कस्तूरी को 7 साल के बेटे राघव की चिंता सताने लगी। अब वो क्या करेगी, क्या खाएगी? दिमाग ने जैसे काम करना ही बंद कर दिया। वक्त एकदम से ही बदल गया। राघव ने कस्तूरी की आंखों को अपनी नन्ही उंगलियों से पोंछते हुए कहा, क्यों रोती हो माँ? पिताजी छोड़कर चले गए इसीलिए? रोना बंद करो माँ, मैं हूं ना। पिताजी कहते थे कि मैं उनका शेर बेटा हूं, फिर भी आप रोती हो। शेर की माँ को रोना शोभा नहीं देता। अब कस्तूरी उसे कैसे बताती कि जिस घर में वो रहते हैं वो किराए का घर है। अभी पिछले 2 महीने का किराया बकाया है। आखिर वो इतना पैसा कैसे चुकाएगी? तभी वहां मकान मालकिन आ धमकी और बोली, सुनो कस्तूरी, अब मेरे घर का किराया देना तुम्हारे वश की बात नहीं, इसलिए बेहतर होगा कि तुम ये घर खाली कर दो। घर खाली कर दिया तो हम तो फुटपाथ पर ही आ जाएंगे। कुछ समय की मोहलत और दे दो। अब मैं और नुकसान नहीं उठा पाऊंगी कस्तूरी। तुम्हारा तो ये पूरी जिंदगी का दुख है। 4 दिन या महीने में ही बिल्डिंग थोड़े ही ना खड़ी कर लोगी। कस्तूरी अपने सब्र का घूंट पीकर कुछ बर्तन, कपड़े और जरूरी सामान उठाकर घर से बाहर आ गई। आंखों से आंसू और राघव के सवाल रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। राघव ने मासूमियत से पूछा, माँ, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारा घर कहाँ होगा? क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे? कस्तूरी ने उसे फटकारते हुए कहा, अब तुम चुप हो जाओ राघव। मेरा सिर दर्द के मारे फटा जा रहा है। ऊपर से तुम्हारे सवाल रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। मैं नहीं जानती अब क्या होगा। बस अब तो जहां किस्मत ले जाएगी वहीं जाना होगा। कस्तूरी राघव को अपने आंचल में छिपाए कुछ दिन फुटपाथ पर ही रही। लोग उसे भिखारिन समझकर भीख देने लगे। कोई पैसे दे जाता तो कोई खाना। बस ऐसे ही वक्त गुजर रहा था। माँ, अब हमारे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि लोग हमें भिखारी समझकर भीख देने लगे हैं। बेटा, जब तुम्हारे पिताजी जिंदा थे तब बात और थी, लेकिन अब समय बदल गया है। भीख मांगने के सिवा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। मुझे अब कोई काम ढूंढ लेना चाहिए। इस तरह भीख मांगकर आखिर कब तक गुजारा होगा? कस्तूरी ने कई जगह काम ढूंढा, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिला। अंत में उसने सोच लिया था कि नदी में छलांग लगाकर ये जीवन लीला समाप्त कर लूं। मगर इससे पहले वो कुछ करती, किसी ने उसे पीछे से खींचकर थप्पड़ मारा और कहा, ये क्या करने जा रही हो तुम? तुम्हारे पास खड़ा ये मासूम बच्चा आज अपनी माँ को खो देता। उसके बाद सोचा है इसका क्या होता? लोग इसे बेच देते और इसके हाथ पैर तोड़कर भीख मंगवाते। ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी थी कि तुम नदी में कूदने चल दी? कस्तूरी ने उस औरत को सारी बातें बताई। वो औरत बोली, मेरा नाम ज़ौराबाई है, पेशे से तवायफ हूँ। पेट भरने के लिए जिस्म बेचती हूँ, लेकिन कभी मरने के बारे में नहीं सोचा। मर गई तो मेरे साथी बहनों का गुजारा कैसे होगा? चलो मेरे साथ और वहीं रहकर मेरे साथ काम करना। सच में भूखी तो बिल्कुल नहीं मरोगी। कस्तूरी पीछे हटती हुई बोली, नहीं नहीं, मैं मर जाऊंगी लेकिन ऐसा काम कभी नहीं करूंगी। ज़ौराबाई ने उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, अरे और कुछ नहीं तो नाच गा तो सकती हो ना, बस इतना ही कर लो। और ज्यादा कुछ करने को किसने कहा? तभी वहाँ राघव भूख और गर्मी के कारण वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। कस्तूरी ने उसे गोद में उठाया और उसकी हालत देखकर रोने लगी। मैं कहती हूँ चलो मेरे साथ, वरना पति के साथ बेटे को भी खो दोगी। कस्तूरी उसके साथ चली गई। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था। ज़ौराबाई ने डॉक्टर को बुलाया और राघव को दवाई दिलवाई। फिर उन्हें पेट भर खाना दिया। रात में सोने के लिए उन्हें एक अलग कमरा दिया। बहुत दिनों बाद आरामदायक बिस्तर मिलते ही उन्हें चैन की गहरी नींद आ गई। अगले दिन ज़ौराबाई ने कस्तूरी को उसका काम समझा दिया। कस्तूरी अब ज़ौराबाई के ग्राहकों के सामने नाचती और गाती
बदले में उसे पैसा मिलता। कस्तूरी संतुष्ट थी। कम से कम अब उसका बेटा फुटपाथ पर तो नहीं रहेगा। अब उसका राघव एक अच्छे स्कूल में पढ़ सकेगा और वो उसे पढ़ा लिखाकर एक बड़ा आदमी बनाएगी। कस्तूरी ने राघव का एक बड़े स्कूल में दाखिला करा दिया और खुद अपने काम में व्यस्त हो गई। कुछ सालों बाद राघव का स्कूल खत्म हो चुका था। कस्तूरी को लगा कि अब उसका बेटा जवान हो गया है। अब तक वो इतना पैसा जोड़ चुकी थी कि उसका और राघव का जीवन आराम से गुजरे। इसलिए उसने इस कोठी की दुनिया से संन्यास लेकर वहां से चले जाना बेहतर समझा। माँ, अब हम कहाँ जा रहे हैं? हम दूसरे शहर जा रहे हैं बेटा। वहां से मैं तुम्हें विदेश भेज दूंगी। तुम वहीं रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करना और मेरा नाम रोशन करना। यहाँ हमें सब लोग जानते हैं। मैं नहीं चाहती कि कोई तुम्हें नाचने गाने वाली का बेटा कहे। कस्तूरी के संघर्ष ने राघव को विदेश भेज दिया और खुद एक घर खरीद कर रहने लगी। जीवन व्यापन के लिए उसने अपने घर का कुछ हिस्सा किराए पर उठा दिया। कुछ सालों बाद कस्तूरी ने राघव को फोन किया। हेलो बेटा राघव, कितने दिन हो गए हैं तुमने फोन भी नहीं किया। तुम जानते हो ना तुम्हारी माँ हर पल तुम्हारे लिए तड़पती रहती है। माँ, कितनी बार कहा है ड्यूटी टाइम में मुझे फोन मत किया करो। तुम्हें तो कुछ काम है नहीं, लेकिन मेरी पढ़ाई भी है, साथ में जॉब भी। फुर्सत मिलेगी तो मैं खुद ही कर लूंगा। अभी कितनी पढ़ाई और बाकी है बेटा। 3 साल से तुम्हारी शक्ल ही नहीं देखी। अब सब छोड़ छाड़ कर वापस आ जाओ। शादी की उम्र हो गई है तुम्हारी। कहीं ऐसा न हो कि मैं कोई सुख देखे बिना ही स्वर्ग से धार जाऊं। माँ, मेरा आना तो मुश्किल है, लेकिन मैं जल्द ही तुम्हारा वीजा भिजवा दूंगा। तुम ही यहाँ आ जाना। मैंने यहाँ एक लड़की पसंद कर ली है, सोनिया। यहीं शादी करके यहीं सेटल होना चाहता हूँ। ये सुनकर कस्तूरी ठगी सी रह गई। उसके हाथ पैर ढीले पड़ गए। वो बोली, नहीं राघव, तुम्हें आना होगा। इस तरह तुम अकेले अपने जीवन का फैसला नहीं कर सकते। माँ, अपनी सोच बदलो, अब वक्त बदल गया है। ये राघव क्या कह रहा है? वो वापस नहीं आएगा? उसने लड़की भी वही पसंद कर ली है। लगता है अब मुझे वहां जाना ही पड़ेगा। कुछ दिनों बाद राघव ने कस्तूरी का वीजा भेज दिया। कस्तूरी राघव के पास चली गई। वहां जाकर पता चला कि राघव तो सोनिया से पहले ही शादी कर चुका है। सोनिया की माँ अंग्रेज थी और बाप भारतीय, इसलिए सोनिया को हिंदी अच्छे से आती थी। आइए मॉम, अब ये आपका ही घर है। आप यहाँ रहेंगी तो मुझे सुबह में नाश्ते और लंच की टेंशन नहीं रहेगी। जानती हूँ इतना तो आप कर ही लेंगी। मुझे और राघव को सुबह जल्दी ऑफिस जाना पड़ता है। माँ, ये देखो तुम्हारा पोता आरव। अब तुम दादी पोता साथ में मस्ती करना। वैसे ही सोनिया पूरा दिन थक जाती है। आरव को देखकर कस्तूरी ने चैन की एक सांस ली। वो सब दुख और शिकायतें भूल गई, मगर अगले ही पल अपने सारे अरमान मिट्टी में मिले नजर आए। सोचा था कि सारी उम्र रो रो कर गुजारी, अब बेटी की शादी करूंगी, बहू आएगी, खूब धूम धड़ाका होगा। लेकिन राघव मेरे सारे सपने मिट्टी में मिला देगा, ये नहीं सोचा था। खैर, जो भी हुआ अब तो सब देखना ही है। अगले दिन सोनिया ने कस्तूरी का परिचय रसोई में रखे सभी मिर्च मसालों से करा दिया, क्योंकि सोनिया के ऑफिस जाने के बाद रसोई उसको ही संभालनी थी। मॉम, अब आपको कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने आरव की मेड हटा दी है। भला दादी से अच्छा ख्याल और कौन रख सकता है? सब समझ गई बहू। सुबह तुम दोनों का नाश्ता बनाकर मुझे लंच रखना है। उसके बाद घर के काम निपटाकर आरव का अच्छे से ख्याल रखना है। अगले दिन से ही कस्तूरी अपने काम में जुट गई और वो दोनों ऑफिस निकल गए। उनके जाने के बाद कस्तूरी घर की साफ सफाई में लग गई और उसके बाद आरव की देखभाल में। शाम हो गई, वो दोनों ऑफिस से आ गए। मॉम, डिनर में क्या बनाया है? बहू, मुझे लगा कि... अरे सासू मॉम, लगना ही क्या था। थकी हुई आती हूँ इसलिए घर आकर खाना बनाने की हिम्मत नहीं होती। वैसे तो हम बाहर खा आते थे, पर जब आप आ गई है तो आपके हाथ के गरम खाने की बात ही कुछ और होगी। अब आपको जो अच्छा लगे बना लिया करना। कस्तूरी समझ गई थी कि उनके बहू बेटे ऑफिस संभालेंगे और वो घर और उनका बेटा। इसी तरह 2 साल बीत गए। सोनिया अपनी सास से उकताने लगी। कस्तूरी यहाँ इतनी व्यस्त हो चुकी थी कि उसे खुद के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिला। दिन रात काम करते करते वो बीमार पड़ गई। ये क्या माँ, एक तो हम लोगों के पास वैसे ही समय नहीं है, उस पर तुमने बीमारी पकड़ ली। राघव, ये मेरे वश की बात नहीं है। मैं अब बूढ़ी हो चली हूँ। इन हड्डियों में इतना काम करने की ताकत नहीं बची है। माँ, किसने कहा काम करने को? हम लोग ऑफिस जाते हैं तो घर तो देखना ही पड़ेगा ना। अब तुम इतनी लापरवाही बरतोगी तो इसमें मेरा और सोनिया का क्या कसूर? देखो तो कितनी खांसी हो गई है।
एक दिन कस्तूरी ने राघव और सोनिया को बात करते हुए सुना। मॉम को इतनी खांसी है, मैं डरती हूँ कि कहीं हमारे आरव को इन्फेक्शन ना हो जाए। और फिर जब से मॉम आई है, प्राइवेसी नाम की तो चीज ही नहीं रही। वैसे भी ये घर छोटा है, आरव बड़ा हो रहा है, उसे भी तो एक कमरा अलग से चाहिए होगा। राघव, मुझे लगता है अब मॉम को ओल्ड एज होम भेज देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास तो इतना समय है नहीं कि हम उनकी देखभाल कर सके। वहां उनका अच्छे से ख्याल रखा जाएगा। लगता है तुम ठीक कह रही हो सोनिया। मैं आज ही ओल्ड एज होम मैनेजर से जाकर बात करता हूँ। ये सुनते ही कस्तूरी की रुआई फूट पड़ी। उसे अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ कि उसका बेटा उसे ओल्ड एज होम भेजने के लिए तैयार है। जिस बेटे के लिए वो सारी उम्र मर्दों के सामने नाचती गाती रही, आज वही बेटा माँ का त्याग भूल गया। खुद अपने पेट में गांठ लगाकर भूखी पड़ी रही और अपने हिस्से का निवाला उसे खिलाया। आज वो मुझे फालतू चीज समझकर ओल्ड एज होम भेजने की सोच रहा है। माँ बाप अपने 10 बच्चों की परवरिश कर देते हैं, लेकिन औलाद को आज एक पेट भी भारी है। सच में वक्त बहुत बदल गया है। ये सोचते हुए सीना दर्द से फटने लगा और वो जमीन पर गिर पड़ी। ये देखकर राघव और सोनिया दौड़े, मगर तब तक कस्तूरी ये दुनिया छोड़कर जा चुके थे। लेकिन उसने अपने बहू बेटे को समय के हवाले कर दिया। क्या पता कल उनका बेटा भी उन्हें ओल्ड एज होम भेज दे, क्योंकि वक्त सबका बदलता है।